हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2013 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट 3 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 30 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एन एक्सरे फोटोन व्हेन इट सफर्स स्कैटरिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बाय अ सूटेबल मैटर इज। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कॉम्पटन स्कैटरिंग समझना होगा। देखो कॉम्पटन में क्या होता है, कॉम्पटन स्कैटरिंग इक्वेशन कैसे बनेगी बताऊंगा। मान लेते हैं कि कोई इंसिडेंट फोटोन है और वो मेटल से टकरा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई टारगेट इलेक्ट्रॉन है रेस्ट में। अब जब ये इससे टकराएगा तो टकराने के बाद अपनी कुछ एनर्जी को इसमें लॉस हो जाएगा, जो फोटोन है उसकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो लेट इधर जा रहा है रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन और ये है फाइनल डायरेक्शन ऑफ द फोटोन और ये है लैम्डा एफ यानी कि फाइनल वेवलेंथ। तो अगर हम एनर्जी की बात करें फोटोन की, तो एनर्जी अगर मान लीजिए शुरू में E1 है और बाद में E2 एनर्जी है, तो एनर्जी जो E2 है ना वो डिक्रीज हो गई है, यानी कि E2 की वैल्यू E1 से कम होगी। और जो फ्रीक्वेंसी होगी बाद वाली, या इसको आप फाइनल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, बाद वाली फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और वो कम होगी जो भी इनिशियल फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन वेवलेंथ तो उल्टा होता है, जैसे इक्वल टू hc/λ होता है और h न्यू। तो एनर्जी कम होने पर फ्रीक्वेंसी तो, अगर मान लीजिए एनर्जी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, लेकिन एनर्जी कम होने पर वेवलेंथ, क्योंकि रेसिप्रोकली डिपेंड करती है, तो एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो जो लैम्डा एफ है, लैम्डा एफ वो ज्यादा होगा लैम्डा इनिशियल से। इसलिए देखो यहाँ पर हमने लिया लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियली। तो जो चेंज इन वेवलेंथ होगा, जिसको हम डेल्टा लैम्डा बोलते हैं, वो होगा h/m0c 1 माइनस कोस थीटा। थीटा क्या है, तो जिस एंगल से जो फोटोन है वो जा रहा है, इनिशियल एंगल अगर इसका मतलब इनिशियल डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो थीटा उसकी फाइनल डायरेक्शन के साथ एंगल। तो 1 माइनस कोस थीटा। थीटा मैंने आपको बताया m0 क्या है, m0 है रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और c है स्पीड ऑफ लाइट, h प्लैंक कांस्टेंट है। तो हम इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर बोला कि 90 डिग्री एंगल है, तो जो चेंज इन वेवलेंथ होगा, हमसे पूछा क्या है द चेंज इन वेवलेंथ, तो वो हो जाएगा h/m0c 1 माइनस कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पोर्शन तो 0 हो जाए तो कुल हमें मिलेगा h/m0c। और वैसे तो इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, h/m0c की वैल्यू 0.024 आती है, बट आएगी कैसे, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि h की वैल्यू होती है 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 रेस्ट मास इंटू में 10⁻31 और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। तो डेल्टा लैम्डा यहाँ से आएगा 2.42 × 10⁻12। और जब आप इसको फर्दर चेंज करोगे एंगस्ट्रॉन में तो आंसर आएगा 0.024 एंगस्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 कोएक्सियली सेपरेटेड लेंस F1 F2 having equal dispersive power to be achromatic, their separation should be, यानी कि एक्रोमेटिक कंडीशन यहाँ पर इक्वल डिस्पर्सिव पावर है के लिए एक्रोमेटिक कंडीशन है, तो आपको बताना है कि लेंस के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए। तो देखो एक इक्वेशन होती है ω1/f1 प्लस ω2/f2 माइनस डिस्टेंस ω1 प्लस में ω2/f1 इंटू में f2 इक्वल टू होता है 1/f इक्विवेलेंट, और यहाँ पर ये कितनी है, 0। तो ये क्रोमेटिक की कंडीशन है। अब यहाँ पर ω1 और ω2 दोनों इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से आएगा 1/f और 1 कह सकते हैं 1/f2 माइनस डी। ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ω/f1 और f2 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर ω1 और ω2 बराबर है, तो यहाँ पर हमें ओमेगा लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो वी कैन राइट, देखो ओमेगा तो कॉमन ले सकते हैं, तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी, यहाँ पर 2 आएगा f1 और f2, ये आ गया इक्वल टू 0। तो ट्वाइस डी अपॉन में f1 डॉट f2 इक्वल टू कितना आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये आएगा f1 और प्लस में f2 अपॉन में f1 डॉट f2। तो ट्वाइस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, f1 प्लस f2 अपॉन में ट्वाइस f1 डॉट f2 और मल्टीप्लाई में f1 डॉट f2। ये जो f1 f2 है यहाँ पर ये जाएगा ऊपर, तो इसको इससे कैंसिल कर देते हैं f1 f2 से। तो जो सेपरेशन आएगा 2 हट जाएगा, f1 प्लस f2 अपॉन 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि f1
सॉरी ऑप्शन बी F1 प्लस F2 अपॉन में 2। इसके अलावा कभी कभी ये भी क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक से कि स्फेरिकल एबर्सन मिनिमम हो, उसके लिए क्या कंडीशन होगी। स्फेरिकल एबर्सन मिनिमम के लिए जो कंडीशन होती है, जो सेपरेशन होना चाहिए वो रहना चाहिए F1 माइनस F2 के लिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जैसे यहाँ पर F1 माइनस F2 दे रखा है ना, तो ये कंडीशन होती है कि स्फेरिकल एबर्सन मिनिमम हो। और ये जो स्फेरिकल एबर्सन मिनिमम की कंडीशन है 2021 में भी पूछी गई थी, 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। D इक्वल टू F1 माइनस F2। क्वेश्चन नंबर 23, 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू 50 ओम रेजिस्टेंस कॉइल। पूछा गया है कि हीट 1 घंटे में कितनी होगी। तो देखो आपने पढ़ा होगा पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम टी, और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पावर के लिए V स्क्वायर अपॉन आर होता है, VI भी होता है और I स्क्वायर आर भी होता है। तो फिलहाल तो हम V और R वाला लगाएंगे क्योंकि हमें वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है। तो पावर इक्वल टू कितना V स्क्वायर अपॉन आर, हमें एनर्जी फाइंड करनी है एक तरह से, तो एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में टाइम टी। वोल्टेज कितनी है 10, तो 10 इंटू 10 अपॉन रेजिस्टेंस है 50 और टाइम की वैल्यू कितनी है 1 आवर। लेकिन 1 आवर को हमें चेंज करना होगा सेकंड में, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, तो जाएगा 3600। यहाँ पर 3600 से हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 7200 जूल, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करता, कौन सा फिनोमिना है जो कि वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो देखो इसके बारे में मैंने एक बार पहले भी बताया हुआ है, जैसे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर कौन कौन प्रूव करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब वेव नेचर है लाइट का। पार्टिकल नेचर में आता है कॉम्पटन स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो यहाँ पर वेव नेचर कौन नहीं करता वो पूछा गया है, तो पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये तो वेव नेचर शो करता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है पार्टिकल नेचर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको आपको ध्यान रखना है, काफी काम आएगा क्वेश्चन में। 2016 वाले पेपर में भी इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, अगर कोई बॉडी है जिसका मास 5 ग्राम इज ड्रॉप इनटू अ टनल विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, तो उसका मोशन कैसा होगा। देखो इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने प्रूफ किया हुआ है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एक टनल में फेंक रहे हो और वो सेंटर पर पहुंच गया है, तो ऐसे में क्या होगा, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट, उसमें जो फोर्स लग रही होगी, उसका जो एक्सेलरेशन होगा डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा क्यों हो रहा है, देखें, जब मान लीजिए ये सेंटर है और कोई पार्टिकल यहाँ से इस तरफ आ रहा है, तो सेंटर ऑफ अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो ये नीचे आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा तो उसके बाद ये थोड़ा नीचे आएगा इनर्शिया की वजह से। अब इसको जो ऊपर, मतलब सेंटर अब इसके ऊपर की तरफ आ गया है, तो अभी इस तरफ अट्रैक्ट होगा, फिर से इनर्शिया की वजह से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर से इस तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा। तो ऐसे ऊपर नीचे यहाँ पर जो मोशन होगा इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। और उसका जो टाइम पीरियड होगा वो रहेगा 2π√r अपॉन में g, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और अगर इसका आपको पूरा प्रूफ देखना है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अटैच कर दूंगा जिसमें मैंने प्रूफ किया हुआ है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट वोल्टेज करंट रिलेशनशिप फॉर इंडक्टर या कैपेसिटर। यहाँ पर कैपेसिटर होगा, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो कि करेक्ट नहीं है बताना है। ठीक है, मैं पहले कुछ बेसिक इक्वेशन बता देता हूँ जो यहाँ पर मैं यूज करूंगा। आपने ओम्स लॉ तो पढ़ा होगा, V इक्वल टू IR होता है, और आपने ये पढ़ा होगा XL, यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है XL इक्वल टू ओमेगा इंटू में L, और XC इक्वल टू होता है 1 अपॉन में ओमेगा इंटू में C। ये बेसिक फॉर्मूला जो मैं यहाँ पर यूज करूंगा। अब देखिए एक और फॉर्मूला, I इक्वल टू क्या होता है dq अपॉन में dt, और Q इक्वल टू होता है CV, चार्ज बराबर होता है कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल V। तो फिलहाल अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं I इक्वल टू dq अपॉन dt, तो I इक्वल टू d अपॉन dt, Q कितना हो जाएगा CV। तो अगर मैं C कांस्टेंट होता है बाहर निकालो तो ये हो जाएगा dv अपॉन में dt, यानी कि I इक्वल टू dv अपॉन dt। तो ये इक्वेशन करंट और वोल्टेज में
रिलेशन सही दिखा रही है, सी यहाँ पर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें बताना कौन सी नहीं है, डज नॉट। तो ये क्वेश्चन तो करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, जैसे V इक्वल टू आई आर होता है, अगर मैं एक्सएल की वैल्यू फाइंड करूं, एक्सएल, तो कितना हो जाएगा, वोल्टेज अपन में करंट आई, एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब वोल्टेज को भी रखो, आई मतलब यहाँ पर करंट होगा, और एक मिनट इसको पहले आई लिख लेते हैं, हमें आई फाइंड करना है ना, यहाँ पर आई है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन में एक्सएल। अब एक्सएल की वैल्यू पुट करते हैं, तो V अपॉन में एक्सएल की वैल्यू कितनी, ओमेगा इंटू में एल, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट होता है तो आई यहाँ पर लगा देते हैं, तो आई इक्वल टू कितना आ गया, V अपॉन में आयटा इंटू ओमेगा एल। ये भी लिख सकते हैं किसी किसी बुक में। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी करेक्ट है, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। और अगर मैं यही इक्वेशन एक्सी के लिए लिखूं, तो एक्सी के लिए हो जाएगा V अपॉन में आई, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V यानी कि पोटेंशियल अपॉन में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, V अपॉन में ये हो जाएगा ओमेगा सी, तो आई एक्सी की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में ओमेगा सी। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 1 अपॉन में ओमेगा और सी आएगा और आयटा, तो जाएगा ऊपर वोल्टेज के साथ, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी V इंटू में ओमेगा इंटू में सी और आयटा। तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन करेक्ट हो रही है, किसके लिए, कैपेसिटर के लिए, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के लिए। इसके अलावा तो ये तीनों इक्वेशन तो करेक्ट है, मतलब हमारा आंसर यही होगा, जो कि करेक्ट रिलेशन नहीं है। एक्चुअली वोल्टेज और इंडक्टर की बात करें तो V इक्वल टू होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए करंट भी निकालोगे तो आपको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा V डी टी का। ठीक है, माइनस एल और इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में एल, 1 अपॉन में एल लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो इस तरह की इक्वेशन नहीं होगी, वही रहेगी करंट बराबर 1 अपॉन में एल डी वी अपॉन डी टी। तो एक इनकरेक्ट इक्वेशन है, तो इसलिए अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऑर्डर ऑफ अकोस्टिक फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज। पीजो इलेक्ट्रिक जनरेटर से जो साउंड वेव बनती है उसकी फ्रीक्वेंसी किस ऑर्डर में रहती है, तो रहती है लगभग 10 की पावर 5 हर्ट्ज में, 10 की पावर 4 आएगा यहाँ पर, तो 10 की पावर 4 हर्ट्ज के अराउंड रहती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 10,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 28 है, फोर्स F एक्ट ऑन अ पार्टिकल व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन पॉइंट इज UR। तो अगर F कंजर्वेटिव है तो इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो होगी। देखो, एक तो आपने ये पढ़ा होगा F इक्वल टू होता है माइनस डी यू अपॉन में डी आर, ये कंडीशन है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो फोर्स बराबर होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और एक और कंडीशन है कि जो कर्ल होगा फोर्स का किसी वेक्टर क्वांटिटी का, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी कंजर्वेटिव है तो उसके लिए जो कर्ल होगा वो भी 0 होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, 2 पैरेलल प्लेट्स हैं जिनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V मेंटेन है 10 की पावर 3 वोल्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.0 सेंटीमीटर। तो हमें बताना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट कितनी होगी, E कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसा भी मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव फोर्स के लिए F इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर होता है, ऐसे कोलम्बियन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके लिए जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो माइनस डी वी अपॉन डी आर के इक्वल है। अगर मान लीजिए V और R कांस्टेंट है तब के केस में हम इसको लिख लेते हैं V अपॉन में जो भी सेपरेशन है डिस्टेंस D। तो फिलहाल हमें पोटेंशियल 10 की पावर 3 और ये है 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर माइनस 2 से, क्योंकि जो भी आंसर है सब मीटर में गिवन है। तो हो जाएगा E इक्वल टू 10 की पावर ऊपर जाएगा यानी कि 10 की पावर 5, तो और यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ। एंट्रोपी में हम क्या मेजर करते हैं, तो मान लीजिए कि कोई एटम है जो बहुत पास है, ठीक है, तो मान लो एयर मॉलिक्यूल, अगर इसको हम एक्सपेंड करवा रहे तो मॉलिक्यूल इधर उधर चले जाएंगे, जब टेम्परेचर देंगे तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी जिसकी वजह से मोशन करने लगेंगे। तो अब क्या है कि जो एक ऑर्डर में थे अब वो डिसऑर्डर हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। तो एंट्रोपी मेजर मतलब एंट्रोपी किस चीज का मेजर है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस का। एंट्रोपी किसका मेजर होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। और डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मतलब क्या होगा, डिसऑर्डरनेस। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डिसऑर्डरनेस।